राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम तकरीबन आ ही चुके हैं। बस उनको ऑफिशियली रिलीज़ करना आंकड़े की किस सीट पे कौन। बंगाल में भाजपा का 200 सीट का दावा था। हालांकि भाजपा भी संघर्षरत है, लेकिन इसके बावजूद आज़ादी के बाद पहली बार भाजपा ने बंगाल में ज़बरदस्त सीटों पर अपनी बढ़त बनाई और हासिल की। कांग्रेस यहाँ साफ है, ओवैसी की टीम यहाँ साफ है। इसका अर्थ है कि तृणमूल सत्ता में आ रही, लेकिन ममता बनर्जी अपने सीट से हार रही है। इसका मतलब है कि जब हारी हुई सीट का व्यक्ति मुख्यमंत्री पद की दावेदारी बंगाल में करेगा, तो जो वहाँ बैठे हुए लोग हैं, जो सीएम पद के लिए अंदर कसक पाले हुए होंगे, निश्चित रूप से आसान नहीं होगा उनके लिए सीएम पद का चुनाव करना। दूसरी बात, केरल में कांग्रेस पूरी तरह साफ हो गई है। इवन वहाँ से राहुल गांधी सांसद है। वायनाड सीट में तक कांग्रेस हार चुकी है। आसाम में कांग्रेस बुरी तरह हार चुकी है। तमिलनाडु में कांग्रेस हार चुकी है। ये तमाम रिजल्ट्स जो आ रहे हैं, ये मुख्य पार्टियों के बीच में संघर्ष को दिखा रहे हैं। बरसों बरस तक इस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी कांग्रेस आज वेंटिलेटर पे आ गई है। पूरे देश में कहीं भी कांग्रेस को कोई जन समर्थन नहीं है। 2014 के बाद राजनीति करने का तरीका और राजनीति का स्वरूप बदला है। बहुसंख्यक की उपेक्षा करके अब इस देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी को सत्ता मिलेगी, ये सोचना ही गलत है। जब तक आप ये तय नहीं करेंगे कि जनहित के मुद्दे और बहुसंख्यक के हित, तब तक अब आपको सत्ता नहीं मिल रही है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के दमोह में भी चुनाव हुआ है और कांग्रेस यहाँ लीड कर रही है। इसके पीछे एकमात्र व्यक्ति है कमलनाथ, जिनके वाकई में नेतृत्व में कांग्रेस आगे बढ़ रही है यहाँ। अदरवाइज़ पूरे देश में तो कांग्रेस साफ हो चुकी है। अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि जो व्यक्ति, जो नेता उसका जितना लोकप्रिय है, जो पब्लिक के बीच में जितना चाहा जाएगा, वही वहाँ अपने इलाके में सीट निकाल पाएगा। आज सुबह की सभा में कुछ कहते हैं, शाम की सभा में कुछ और ही बोलने लगते। ये राजनीतिक अज्ञानता कांग्रेस को ले डूबी। कांग्रेस के सामने अभी एक नया संकट फिर खड़ा होगा कि जो पत्र 40 लोगों ने सोनिया गांधी को लिखा था नेतृत्व के परिवर्तन और चुनाव को लेकर, जिस तरीके से कांग्रेस 5 राज्यों में साफ हुई है, तो अब ये पत्र बम दोबारा फूटेगा और कांग्रेस में भीतर से नेतृत्व परिवर्तन की आवाज़ जोर पड़ेगी। और अब गांधी परिवार के लिए उन चुनावों को टालना और उन आवाज़ों को दबाना दोनों बहुत मुश्किल वाला काम होगा। वहाँ बैठ रही है। बाकी पूरे देश में तमिलनाडु, आसाम, केरल का गढ़ जो है वामपंथियों में चला गया। वहाँ लोगों ने तुष्टीकरण कांग्रेस को चुनने के बजाय हिंदुओं ने भी वामपंथी को वोट किया, क्योंकि वो भाजपा के साथ नहीं जाना चाह रहे थे, तो उन्होंने वामपंथियों को वोट दिया। तो वहाँ पे कांग्रेस भी समाप्त है, बीजेपी का भी आधार कम है और बाकी पार्टियां भी समाप्त हैं। अब रही बात तमिलनाडु और पुदुचेरी में बीजेपी पूरी ताकत से सत्ता में वापस है। तो ये सारे जो समीकरण दिखा रहे हैं, तो ये लड़ाई जो हुई है, ये मुद्दों की लड़ाई तो कहीं हुई नहीं है। कोरोना काल में जब चुनाव आयोग को हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने हत्या का आरोपी की तरह माना, तो चुनाव आयोग को चाहिए था कि वो चुनाव को तत्काल भुगवाए। वो चुनाव रोके नहीं गए। इसके परिणाम ये हुए कि आज पूरा देश कोरोना के भीषण चपेट में है और लोग मर रहे हैं। सरकारें चुनावों में उलझी है, लोग मर रहे हैं। लोगों को ऑक्सीजन नहीं है, जीवन रक्षक दवा नहीं है, दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं इसका गुस्सा भी केंद्र सरकार के प्रति कलकत्ता में निकला है। किसान आंदोलन, ये सब सारी बातें जो है, ऐसा तो नहीं है कि कलकत्ता
या बंगाल भारत से अलग कोई हिस्सा है, वो तो भारत का ही हिस्सा है। तो जो दिल्ली में घटित हो रहा है, जो भोपाल में घटित हो रहा है, वो कलकत्ता के लोग भी उससे अपडेट है, उससे बंगाल अपडेट था। तो एक वर्ग वो था जो लोगों की जान की सुरक्षा चाहता था, स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहता था, और उसमें वो लापरवाही देख रहा था। तो ये उसका आक्रोश था कि उसने वोट में अपना आक्रोश व्यक्त किया। दूसरे ये पहला चुनाव था जिसमें ममता बनर्जी को भी अपनी जाति और गोत्र बताने की आवश्यकता पड़ गई, और उनको एक तरह से अपना दुर्गा पाठ करके मंच पे बताना पड़ा। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म का ध्रुवीकरण करने में सफल हुई। तीसरी बात ये थी कि राहुल जाके केरल में बोल रहा है कि मुसलमान हमारे पुरखे। आपको जब राजनीति में वोट कर लेना हो तो आप हिंदू या मुसलमान बन जाते हो, और जब आपका काम हो जाता है तो आप साउथ के मंदिरों में जाके अपना गोत्र दत्तात्रेय बनाने लगते हो। तो पब्लिक जो है ना, वो सबकी कहानी समझने लगी है, उसको सब समझ में आने लगा है, और वो जानती है कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और जनता को किस हद तक मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता सब समझ रही है। इस देश की राजनीति का स्वरूप बदल चुका है 2014 से। ये स्पष्ट है कि बहुसंख्यक का अहित करके, उसको इग्नोर करके, उसको उपेक्षित करके इस देश में आज की तारीख में कोई भी पार्टी राज नहीं कर सकती। उसको अपना गोत्र और धर्म बताने के लिए पब्लिक के बीच में आना जरूरी हो गया है। ये तो खुद नेता इस बात को प्रमाणित कर रहा है। थैंक यू। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में। मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। मध्य प्रदेश में आज दमोह उपचुनाव को लेकर जो चुनाव हुए थे उसका नतीजा आना शुरू हो गया, रुझान आना शुरू हो गया। पहले जो रुझान आ रहा है अब तक, उसमें कांग्रेस उम्मीदवार बढ़त बनाए हुए, वही बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो पीछे चल रहा है। वहीं अगर बात करें पश्चिम बंगाल की और दूसरे राज्यों में जो चुनाव हुए थे विधानसभा को लेकर, उसमें एक बार फिर ममता बनर्जी ने अपनी हैट्रिक पूरी करने की तरफ बढ़ रही है। लगातार तीसरी बार वो पश्चिम बंगाल में सत्ता संभालने की तरफ बढ़ चुकी है। कहा जा रहा था कि अब की बार 200 पार, ये बीजेपी का नारा था, लेकिन इस नारे को ममता बनर्जी ने अपने पक्ष में सही साबित कर दिया, सटीक साबित कर दिया। यानी कि वो 200 से ज्यादा सीटें हासिल करने जा रही हैं और तीसरी बार पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता पर काबिज होने की तैयारी कर चुकी। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार मिलिंद कुलकर्णी जी। बहुत स्वागत है आपको मिलिंद जी, बहुत बहुत स्वागत है। क्या जिस तरह से बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी पश्चिम बंगाल में एक अकेले ममता बनर्जी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष है जेपी नड्डा से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर और कई प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की बात करें, ये सब लोग ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरे एकजुट नजर आ रहे थे और कहा जा रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपना परचम लहराएगी। लेकिन कहा जाता है कि एक नारी सब पर भारी, तो वही ममता बनर्जी ने करके दिखा दिया। एक नारी पूरे जो बीजेपी का बड़े लीडर थे उन पर भारी साबित हुई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हम ये नहीं भूल सकते कि बंगाल वो स्टेट है जहां पे ज्योति बसु ने 25 साल जो है वो राज किया है बतौर मुख्यमंत्री। इसलिए बंगाल का जो वोटर है वो किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टी या पर्टिकुलर आइडियोलॉजी से लंबे समय के लिए जुड़ता है। उसके लिए स्विच ओवर बहुत जल्दी आसान नहीं है। और आपको याद होगा जब लगातार जो है कांग्रेस, और उस समय पहले तो ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी, वो लगातार बनी रही। बाद में जब वो अलग हुई तो उन्होंने तृणमूल कांग्रेस बनाया और एक लंबे संघर्ष के बाद में उन्होंने जो है वो अपनी बंगाली पहचान को एस्टेब्लिश करते हुए जो है वहां पर चुनाव जीता। इस बार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहा कि वो पोलराइज करे हिंदू मुस्लिम वोटर्स को, नंबर 1। नंबर 2, आप देखिए कि वहां का जो जिस तरह का वातावरण हुआ, आपने देखा उसका बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ। हालांकि कई जगह उन पॉकेट्स में वोटिंग हो भी गया था कि जिस तरह से जो है हमारे यहाँ कोरोना की लहर आई हुई है, उसे पढ़े लिखे तबके ने बहुत पसंद नहीं किया। तो बीजेपी इस मामले में मुझे लगता है कि जो अपेक्षा कर रही थी, और आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर ने भी दावा किया था
प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि बीजेपी 100 के ऊपर नहीं जा पाएगी, तब काफी चैनल्स वालों ने उनका मजाक बनाया था, लेकिन ये बात साबित हो गई। और अभी जो मैं लेटेस्ट देख रहा था, मुझे अभी ताजे हालात मालूम नहीं है, लेकिन 201 सीटें जो है वो करीब ममता की झोली में जाने वाली थी और इनके पास 86 या 87 का कुछ आंकड़ा बन रहा था। तो प्रशांत किशोर की बात भी सही साबित हुई। तो ये एक बहुत बड़े तरह का भारतीय जनता पार्टी को आत्मावलोकन का एक मौका है। उसे सोचना पड़ेगा कि हम जिन मुद्दों को लेकर चुनाव में गए थे बंगाल में, उस पर वे विफल रहे हैं और उनको पूरा नए सिरे से जो है अपने आप को रिवैम्प करना पड़ेगा और एक ज्यादा सॉलिडिरिटी और कहना चाहिए कि एक ज्यादा एक इस तरह का उन्हें एक अपना एजेंडा लाना पड़ेगा जिसमें ज्यादा पोलराइजेशन वगैरह इस तरह की बातें ना हो, जिससे, क्योंकि इसे एक तरह से नकार दिया है बंगाल के जो वोटर हैं उन्होंने। मिली जी, एक जो बात और सामने आई है, एक तरफ ममता बनर्जी थी, एक तरफ पूरी भाजपा सरकार थी, केंद्र की सरकार थी, प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे लगातार चुनाव प्रचार में जा रहे थे। वहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने भूमिका जिम्मेदारी संभाल रखी थी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये भी वहां पर चुनाव प्रचार के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए गए थे और काफी बड़े बड़े नेता गए थे। एक जो बात सबसे जो बात आ रही थी कि इस बार बीजेपी वहां पर कुछ ना कुछ बड़ा कारनामा या कुछ बड़ा अचीवमेंट कर सकती है। लेकिन अगर हम 2016 की बात देखें, 2016 के चुनाव को देखें, तो उस समय ममता बनर्जी ने लेफ्ट को हराया था। उस समय ममता 203 सीटें लेके आई थी, लेकिन इस बार बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। उसके बाद ममता अभी जो रुझान आ रहा है, जो 208 सीटों पर लीड करती नजर आ रही है। क्या लेफ्ट तो का सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन बीजेपी ने टक्कर तो दी है। बीजेपी ने निश्चित तौर पे, देखिए मैं आपको वो बात आपसे उस समय अधूरी रह गई क्योंकि आपने एक पूरक सवाल पूछ लिया। क्या रहता है कि हर पार्टी का अपना एक एजेंडा जो होता है वो सामने दिखाने का होता है और एक एजेंडा होता है जो हिडन एजेंडा होता है, वो दिखाई नहीं देता। तो आप और हम आज भले ही ये चर्चा कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी को वहां बहुत नुकसान हो गया है और उनको नकारा गया है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ योजनाकार बीजेपी के ऐसे हो सकते हैं जो अंदरूनी तौर पे खुश होंगे कि हम जो सोच रहे थे वहां तक तो पहुंच गए। क्योंकि बीजेपी जो है ये एक आप समझिए कि उसका जो मूल संगठन है वो है आरएसएस, और आरएसएस जो है वो एक ऑक्टोपस की तरह है। उसकी बहुत सारी शाखाएं हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बहुत सारे संगठनों को लेके वो काम करते हैं। तो भले ही आपको हमको सामने एजेंडा में ये लग रहा था कि ये बंगाल का चुनाव हो रहा है और इसको बीजेपी जीतने जा रही है, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी के अंदर जो बड़े जो कुछ शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उन्हें मालूम भी हो सकता है कि हम इतने पर नहीं पहुंचेंगे। लेकिन जैसा कि एक कद्दावर नेता के लिए होता है, जब वो चुनाव लड़ने जाता है तो वो ऐसी ही बातें करता है। वो कप्तान कभी ये नहीं कह सकता कि हम इस चुनाव को हारेंगे या इस लड़ाई को हम हारेंगे। तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने के लिए बात कही हो। दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी ये है कि आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश वहां पर जो सारा चुनाव था वो कैलाश विजयवर्गीय देख रहे थे। लंबे समय से वो वहां बंगाल में काम कर रहे हैं और कैलाश विजयवर्गीय हमारे यहाँ के ऐसे नेता हैं, उन्होंने एक जमाने में अपने यहाँ कहा था कि मुझे मध्य प्रदेश की किसी भी सीट से आप खड़ा कर दीजिए, मैं चुनाव जीत के दिखाऊंगा। यानी आप समझ सकते हैं कि वो योजना के मामले में कितने मजबूत होंगे। तो मेरा यही कहना है कि फौरी तौर पर सामने आज बीजेपी को यह असफलता हाथ लगी है, लेकिन इसके हिडन एडवांटेजेस बीजेपी को मिलेंगे। वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस साफ हो चुकी है। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि इनको राज्यसभा में लाभ मिलेगा बीजेपी को। आपको मालूम है आज बहुत सारे कानून लटके हुए हैं राज्यसभा में, तो वो वहां पर उनको उसको पारित कराने में जो दिक्कत आ रही थी उसमें इनको लाभ मिलेगा, क्योंकि अब इनके जो है वहां पर सांसदों की संख्या राज्यसभा में बढ़ जाएगी मेंबर्स। एक बात और समझना चाह रहा था जी। एक तो कहा जा रहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता पे काबिज हो जाती है, सत्ता हासिल करने में कामयाब हो जाती है, तो इसका सीधा असर मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कैलाश विजयवर्गीय लगातार मोर्चा संभाले हुए, अब चूंकि बीजेपी नाकाम हो गई सत्ता हासिल करने में पश्चिम बंगाल में, तो इसका असर क्या फिर से मध्य प्रदेश में देखा जाएगा? देखिए मैं आप इस मेरी तरह बात को का समझ गए तो मैं किस आशय में की बात कह रहा हूँ। मैंने आपको मैं ये बता दूं कि ये जो इस तरह का जो हमारे यहाँ पर एक पिछले कुछ सालों से ट्रेंड चल गया है कि वहां हार गए मतलब अब देश में वैसा हो जाएगा, ये इससे मैं बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। दमोह में आपको मालूम है क्या हुआ? दमोह में भी मेरे ख्याल से बीजेपी जो है लूज किया है, और राहुल लोधी और अजय टंडन का नतीजे में, क्योंकि मैंने जो अभी देखा कुछ घंटों पहले,
तात्पर्य मेरा कहने का यह है कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो, और राज्यों में क्या रिजल्ट आते हैं। असम में बीजेपी जीत चुकी है, आपको मालूम होगा आज। और यदि केरल में यदि लेफ्टिस्ट जीतते हैं तो कोई ताजुब की बात नहीं, वो पहले से वहां जीतते रहे हैं। तमिलनाडु में आपको मालूम है कि एडीएमके और डीएमके इनके बीच हमेशा लेकिन जंग होती रही है। ये पूरा बीजेपी की बात करें या किसी भी राजनीतिक मीडिया की बात करें, पांडिचेरी हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, असम हो गया, इस पे मीडिया का फोकस नहीं था बीजेपी का। इन राज्यों में ज्यादा फोकस नहीं था। पूरा बीजेपी का जो फोकस था पश्चिम बंगाल में था। ममता बनर्जी को उनका हराना उनका उद्देश्य था, मकसद था। किसी भी हाल में चूंकि 2 महीने का बहुत लंबा चुनाव प्रक्रिया चली है, 2 महीने तक चुनाव चले, तो यहाँ तक बातें आई कि हिंसा भी हुई है, कई लोगों की डेथ भी हुई है, कई लोग मारे भी गए, कई लोग घायल भी हुए, और ये बात भी सामने आई है कि एक जिले में 3 चरणों में चुनाव हुआ है। तो ये बहुत सारी चीजें थी जो कहा जा रहा था कि पूरा फोकस पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर था, ममता बनर्जी दीदी को चुनाव हराने को लेकर था। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, बीजेपी का फोकस केवल बंगाल पे ही नहीं था, बीजेपी का फोकस साउदर्न स्टेट्स पर भी है। और यही वजह है कि जब आरएसएस के अभी हाल ही में चुनाव हुए तो कर्नाटका से दत्तात्रेय होसबले को जो है वो सरकारी वहां बनाया गया। तो बीजेपी का ऐसा नहीं है। ये जो सारे चुनाव थे, उन्हें मालूम था कि केरल में वो इतना नहीं कर सकते। उन्हें मालूम था कि वो दूसरे असम में, उनको मालूम था कि हमारी सिचुएशन कंफर्टेबल है। ममता बनर्जी के साथ में जो इनकी टकराहट हुई, और आपको मालूम है कि जिस तरह से वहां सीपीआई वगैरह की कई कार्रवाइयां हुई, कई बार पुलिस पार्टियां आमने सामने हो गई, सीआईएसएफ को बुलाना पड़ा, तो वो क्या है कि एक बहुत ज्यादा टेंस एटमॉस्फेयर हुआ। एक वजह ये रही। दूसरी वजह रही कि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत है। तीसरी बात यह है कि वो एक हमारा ऐसा राज्य है जो पश्चिम ये ईस्ट बंगाल के कहना चाहिए सीमावर्ती राज्य है, बांग्लादेश से लगा हुआ है। तो ये जो सारे उसके सारे कारण बने, और उसका संबंध सीएए और बाकी चीजों से भी है। आपको मालूम होगा जब वो ये कानून लाया गया सीएए का, उस बिल को लेकर हंगामा मचा, तो उसके लिए ये सारे बहुत सारे कारण हैं। वहां पर बहुत सारे रोहिंग्याओं के प्रश्न हैं। तो ये सारी चीजों को लेकर वो एक सॉफ्ट जगह थी जहां पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन करके बहुत आसानी से चुनाव जीता जा सकता था। और मुझे लगता है कि संभवतः बीजेपी ने उसको एक्सप्लोर किया, और वो एक्सप्लोर करने में कहां तक कामयाब रही ये सबके सामने है। वो नहीं बना पाई सरकार, और 100 के आंकड़े को भी वो लोग नहीं छू पाए हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे आखिर में यही कहूंगा कि ये आप और हम सामने की बात कर रहे हैं। बीजेपी का हिडन एजेंडा क्या था ये अभी भी अपने को मालूम नहीं है। और यहाँ जहां तक उनकी राज्यसभा में सीटें बढ़ने की बात है, उसमें उनको फायदा निश्चित तौर पर होगा। उनकी हालत उन्होंने सुधारी है। मिलिंद जी, एक आखिरी सवाल आपसे। चूंकि अब स्थिति साफ हो चुकी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता बनाने जा रही है, सरकार बनाने जा रही है, तीसरी बार कामयाब हो रही है। एक सवाल तो ये है कि इसका जो वहां के चुनाव प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, जो मध्य प्रदेश के दबंग नेता, वरिष्ठ नेता, काफी पावरफुल माने जाते थे। अगर एक बात थी कि अगर चुनाव में बीजेपी वहां पर परचम लहराती तो इसका फायदा कैलाश जोशी को मिलता, और अगर आप बीजेपी वहां पर नाकाम साबित हुई है तो इसका क्या नुकसान कैलाश विजयवर्गीय को उठाना पड़ेगा, या बीजेपी जो अगर पूरे बड़े लीडर, सीनियर लीडर पूरी बीजेपी ने वहां पर ताकत झोंक दी, या बीजेपी बैकफुट पर जाएगी? दूसरा सवाल, ये जो ममता बनर्जी का है तीसरी बार, अब चूंकि वो तीसरी बार वहां पर बीजेपी को हराकर तीसरी बार सत्ता में आएंगे, जो आने 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे, क्या वो प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में नजर आएंगी? देखिए, ये तो अभी बातें भविष्य के गर्भ में है। पहला जो आपने सवाल पूछा कि इसका जो इम्पैक्ट है, देखिए मैंने आपको बताया कि ममता बनर्जी निश्चित रूप से ताकतवर होंगी, और जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सब मिलजुल के सेकुलर एजेंडा के साथ में बीजेपी के खिलाफ लड़ रही हैं, उनमें निश्चित रूप से उनका महत्व बहुत बढ़ जाए। तो ये बात तो फैक्ट है। दूसरा, मुझे ये भी लगता है कि 2024 के चुनाव आज की स्थिति में हम जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो इन्हीं हालातों में उसी तरह की स्थितियों में हो। उस समय परिस्थितियां बदल भी सकती हैं, और हमें नहीं मालूम कि कौन से मुद्दे उस समय जो है हवा में होंगे। लेकिन फिर भी इतना तय है कि आपने जो ये सवाल पूछा कि ममता बनर्जी जो है वो एक सर्वमान्य नेता के रूप में सामने आएंगी, तो मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि वो प्रमुख नेताओं में शुमार रहेंगी जो देश की विपक्ष की राजनीति को तय करेंगे। दूसरा तो सवाल था कैलाश विजयवर्गीय को इसका, या बीजेपी इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद क्या बैकफुट पर नजर आएगी?
नहीं, बीजेपी को बैकफुट पे आने वाली कोई बात नहीं है। देखिए बीजेपी तो मैंने आपसे बताया ना कि बीजेपी का हिडन एजेंडा जो है वो आपको हमें नहीं मालूम। वो निश्चित तौर पे अभी ठीक है, उनका आपके लिए और हमारे लिए ये हो सकता है कि वो 200 की बात कह रहे थे लेकिन 86-87 पे ही रह गए। लेकिन हो सकता है कि उनके कुछ योजनाकार हों जो बीजेपी के ये सोच रहे हो कि हम जहां थे वहां से आगे पहुंचे हैं। हो सकता है अगले चुनाव में हम प्रयास करेंगे इसके बाद वाले में, जो 2000 कहना चाहिए आज से 5 साल बाद जो होगा, 21 है तो 26 वगैरह में जो चुनाव होंगे तो और उसमें मुझे नहीं लगता ये कि इससे वहां पर जिन नेताओं ने बीजेपी के काम किए, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हैं या जो और भी नेता हैं, उनकी भी जो है हैसियत में कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ेगा मुझे लगता है। ये हो सकता है उनके दायित्व बदल दिए जाए, ना भी बदले जाए, लेकिन निश्चित तौर पे जो है परिस्थितियां ऐसी ही रहने वाली हैं कि बीजेपी जो है इसको फॉलो करेगी। भले ही वो ये हो सकता है कि वो किसी दूसरे स्टेट में इलेक्शन हार जाए, लेकिन वो बंगाल के इशू को जो है वो नहीं छोड़ेगी। उनकी सिचुएशन वहाँ इंप्रूव करेंगे, वो प्रयास करेंगे इस बात का। एक जो एक और सवाल तक हम बात करें दिल्ली चुनाव में भी बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत जोड़ दी थी। लगभग पूरे सांसद बीजेपी के, पूरे जो इसके सरकार है जिन जिन राज्यों में, जिन जिन स्टेटों में, वहां के मुख्यमंत्रियों ने चुनाव प्रचार किया था और केजरीवाल के खिलाफ एक पूरी तरह से बीजेपी ने मोर्चा खोल लिया था। अगर दिल्ली चुनाव की बात करें तो दिल्ली के नतीजे भी इसी तरह सामने आए जिस तरह से पश्चिम बंगाल के नतीजे सामने आए। तो ये मान लिया जाएगा कि जो बीजेपी के बड़े लीडर्स है या मुख्यमंत्री ये बड़ी बड़ी चुनावी रैलियां करते हैं, ये चुनाव जिताने में सक्षम नहीं है। जनता के, वहां की जो जनता है, जिस स्टेट की जनता है, वहां की जनता के भाव को समझ नहीं पाती बीजेपी। देखिए जब भी कोई बड़ा नेता केंद्र से जाता है किसी दूसरे राज्य में, तो वो निश्चित तौर पे लगातार आपस में संपर्क में रहते हैं और उन्हें मुद्दे मालूम रहते हैं। और चुनाव में आपको मैं बता दूं कि हर रैली में जाने से पहले उन्हें जो वक्त मिलता है अपने वहाँ के स्थानीय नेताओं से बात करने के लिए, तो वहाँ पहले चर्चा हो जाती है। मतलब आपने और मैंने, अनेक हम लोगों ने चुनावी रैलियां अटेंड की हैं और कई बार तो हमने जो है नेताओं के साथ में भी जो है यात्राएं की है। तो क्या होता है कि आप जिस डेस्टिनेशन पर जाने वाले रहते हैं उस वहाँ के वोटर कौन है, उनमें किनका प्रतिशत कितना है, कौन सा मुद्दा है, क्या बात कहने से वो खुश होते हैं, ये सब बातें पहले से ही होते हैं। अरे इंदिरा जी थी, वो जाती थी तो वो पहले वहाँ की स्थानीय भाषा में नमस्कार करती थी और कुछ कहती थी। वही बाद में जो है अटल जी और बहुत सारी उनके जमाने में भी होता रहा और आज भी होता रहा। बिल्कुल मिलिंद जी, एक बात तो साबित हो गई है कि एक नारी सब पर भारी। पश्चिम बंगाल के नतीजों को देखकर ये साबित होता है कि जहां बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कई केंद्रीय मंत्री, कई प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने वहां पर चुनावी रैली की थी, जनसभाओं को संबोधित किया था। लेकिन वो एक तरफ ममता दीदी थी, यानी ममता बनर्जी थी, जो तीसरी बार सत्ता हासिल करने में लगी हुई थी। और ये पश्चिम बंगाल के लोगों ने भी साबित किया, ममता बनर्जी का साथ दिया, ममता दीदी को एक बार फिर सत्ता सौंपी। तो ये कहा जा सकता है कि एक नारी सब पर भारी। तो आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।